चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूँगा, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूँ मैनेजमेंट पेपर 2 की क्लास दिन में 3 बजे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जामिनेशन से यूजीसी नेट मैनेजमेंट से अपना ये वाला दिसंबर अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अभी 90 दिन हमारे बाकी हैं और 90 दिन में अगर बैच ज्वाइन करने से JRF और नेट हम निकाल सकते हैं तो यस आप लोग जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जहाँ पे 50% कोर्स हमारा खत्म हो चुका है, हम लोगों ने नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 ही स्टार्ट कर दी है। तो ये सारी बातें चलती रहेंगी, है ना। आप लोग फटाफट से सेशन को शेयर करिए एंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे जल्दी से सभी के सामने है, मुझे फटाफट से सर आंसर मुझे बताएंगे। एंड मैनेजमेंट पेपर 2 की सर हमारी क्लास है, जैसे कि आप सभी को पता है कि सर 2 सितंबर को पेपर है, तो डेली आप सभी के लिए 8 बजे जो है मैराथन लेके आ रहा हूँ, जो लॉन्ग ड्यूरेशन की हमारी मैराथन है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन्स क्या है सर, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वायर उद्यमी योजना। इनमें से क्वायर उद्यमी योजना का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, ये आप सभी को बताना है, विच इज नॉट। ठीक है, बट येस आई वुड लाइक टू टेल यू कि सर सेशन को शेयर करने में कमी नहीं रखनी है ना। शेयर जल्दी से कर देना है सेशन को, सो दैट सभी को पता लग जाए कि क्लास हमारी बिल्कुल शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलो तो सर कौन सा जो है आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है उद्यमी योजना, क्वायर उद्यमी योजना का? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज टू द कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, टू एनहेंस द यूटिलाइजेशन ऑफ कोकोनट हस्क, upgradation of the production and the processing technology for improving the productivity, quality and the product diversification, and give national award annually to select the entrepreneurs and enterprises under the scheme। क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर होने वाला है, फटाफट से मुझे बताएंगे एंड देन वी विल हम लोग जो है आंसर की तरफ मूव करने वाले हैं। मुझे पता नहीं या मुझे ही कमेंट नहीं दिख रहे हैं या आप लोग कर नहीं रहे हैं, आई डोंट नो दैट। एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ठीक है, चलो तो सर हम लोग बात करते हैं, सर हम लोग बात कर रहे हैं क्वायर उद्यमी योजना की। ठीक है जी, बहुत एक सिंपल सी चीज है, अभी रिसेंटली में अप्रैल में ही जो है इस योजना का जो है बिल्कुल जो है शुभारंभ इसका किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है लास्ट ईयर ही अप्रैल में। तो सर यानी कि आंसर हमारा क्या होने वाला है, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, कि सर जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सेलेक्ट करके नेशनल अवार्ड देना तो जो है इस योजना का जो है काम नहीं है। क्या क्या सर इसका काम है, जो भी एम्प्लॉयमेंट है आपके रूरल एरियाज में, उन रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट को सर जनरेट करना है ना, जो भी आपके कोकोनट हस्क है उसके यूटिलाइजेशन को एनहेंस करना, इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्शन है और प्रोसेसिंग है, आपकी जो भी टेक्नोलॉजी आप लोग उस प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं उसको इंप्रूव करना, सो दैट अगर टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करोगे सर प्रोडक्टिविटी जो है आपकी इंप्रूव होगी, आपकी क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी, है ना, और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं सभी का इंप्रूव होगा। यानी कि तीनों की तीनों सर हमारे क्या है, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। हमें नॉट बताना था कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि उनको जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स है उसने नेशनल अवार्ड देना, दैट इज नॉट दी ऑब्जेक्टिव। अब थोड़ा सा बेटा हम लोग जो है क्वायर उद्यमी योजना के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, करंट का है, ध्यान में हमें रखना है कि क्वायर उद्यमी योजना एक क्रेडिट लिंक है, सब्सिडी स्कीम है फॉर द सेटिंग अप द क्वायर यूनिट विद द प्रोजेक्ट कॉस्ट, कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है आप लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट जो है अप टू 10 लाख तक होनी चाहिए, प्लस 1 साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल विच शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये आप सभी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानना हो जाता है। एग्जामिनेशन में सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर कितना जो है आपका कॉस्ट होना चाहिए, यानी कि जो सेटिंग अप आपका जो कॉस्ट है दैट शुड नॉट बी लाइक इट शुड बी टिल 10 लाख, है ना, अप टू द 10 लाख, एंड प्लस 1 साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल विच शैल नॉट एक्सीड 25 लाख, 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो भी हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। एक हमारा सेंट्रल सेक्टर की सर हमारी स्कीम है, ये योजना जो है कौर उद्यमी योजना जो है, इट इज टू administrated by the Ministry of MSME, Micro, Small and Medium Enterprises. This scheme will be implemented by the COIR statutory organization under the Ministry of MSME as a nodal agency at the national level. ये जो है आप सभी को बताना था मुझे, ये मैंने आप सभी को बता दिया है, इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। एक क्वेश्चन बच्चा यहां से भी जो है आप सभी का पूछा जा सकता है क्या कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं अंडर कौर उद्यमी योजना। अब भैया आप जो है उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है हम लोग बनने वाले हैं। अब एंटरप्रेन्योर हम लोग बनने वाले हैं, है ना, वी आर प्लानिंग कि सर कोई ना कोई मुझे जो है स्टार्टअप करना है, मुझे कुछ ना कुछ शुरू करना है, तो सर उसके लिए यू नीड फंड्स, आपको पैसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कौन कौन जो है लोन आपको प्रोवाइड करवा सकता है, यानी कि ऑल द शेड्यूल कमर्शियल बैंक लिस्टेड विद द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट, जो भी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसके सेकंड, है ना, उसके सेकंड शेड्यूल में जो भी आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं वो सारे के सारे भैया आप सभी को जो है यहाँ से लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। जो भी आपके सारे के सारे आरआरबीज हैं यानी कि आपके रीजनल रूरल बैंक हैं, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड द लोन। कोऑपरेटिव बैंक्स है हु आर द मेंबर ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि MLIs ऑफ द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर MSME as well as through the ST SC OBC फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यानी कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है CUY यानी कि कौर उद्यमी योजना के तहत आप सभी को फंड प्रोवाइड करवा सकते हैं। आई होप पूरा का पूरा मैंने निचोड़ के जो है इस टॉपिक के बारे में, इस छोटी सी योजना के बारे में बच्चा बता दिया गया है ना, मैंने बता दिया है। तो बिल्कुल आप जो है इस पे थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, जैसे मैं बता भी देता हूँ, है ना। यदि अपन गूगल पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, मैं बताना जरूर चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप सभी को जो है पूरे के पूरे बारे में जो माई स्कीम हमारी डिजिटल इंडिया की वेबसाइट है पूरा का पूरा जो है आप सभी को मिल जाएगा। यानी कि आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया है बच्चा पूरा ऑथेंटिक लिया है ना, पूरा का पूरा जो है ऑथेंटिक डेटा है अपने पास। क्या क्या बेनिफिट्स है सर वो पूरा का पूरा आप सभी को देख रखा है। तो एक बार जाके इसके एलिजिबिलिटी कौन कौन ले सकता है ना, बिल्कुल हम लोग सर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मान लो आप सभी को हो जाए इच्छा एंटरप्रेन्योर हमें बनना है तो हमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या क्या कौन कौन एलिजिबल है पूरा का पूरा लिखा हुआ है, जाके आराम से चेक करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस सारी की सारी चीजें हैं, ये एडिशनल चीज आप सभी को बता रहा हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, है ना, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो नेक्स्ट हमारी एक और यात्रा है, हम लोग किसकी यात्रा की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया यात्रा। अच्छा ये सॉरी मैंने पिछला वो अप्रैल का बता दिया था, स्टार्टअप इंडिया यात्रा है वो अप्रैल में हमारा शुरू हुआ था। ठीक है, वो थोड़ा सा करेक्ट उसको हम लोग कर लेंगे, कोई नहीं। द स्टार्टअप इंडिया यात्रा इज एन इनिशिएटिव दैट इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है स्टार्टअप इंडिया यात्रा, बताएंगे सभी आंसर, बताएंगे सभी। गाइस शेयर द सेशन एवरीवन, सेशन को शेयर करिए। 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, है ना, फटाफट से इसका आंसर मुझे बताएंगे, देखिए क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू यू, जल्दी से बताएंगे। यस तानपुरा बॉय यू मे राइट ओवर हियर, है ना, जैसे ही टाइम मिलता है अपन देखते हैं उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बता दूंगा। सभी बताएंगे आंसर। चलो किसी का आया, थोड़ा सा आंसर करने का गाइस ट्राई करना है क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं आ रहा तो वैसे बताओ, है ना, एटलीस्ट कुछ तो हम आंसर देने का ट्राई करें। ठीक है, कुछ तो आंसर करने का ट्राई करें।
क्या है? द स्टार्टअप इंडिया यात्रा इज एन इनिशिएटिव दैट इज रिलेटेड टू विच डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द विलेजेस, ठीक है, द सर्च फॉर एंटरप्रेन्योरल टैलेंट इन टीयर 2 एंड टीयर 3 cities, awareness workshop on the Startup India initiative being held by the Technical University across the country, and the Startup India Hubs International bilateral cooperation with the countries having strong startup ecosystem. Sir, answer would be option number B. क्या है? जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर टैलेंट है, जो टीयर 2 और टीयर 3 हमारे जो सिटीज हैं, उनमें से सर्च करना, उनको ढूंढ के निकालना, सो दैट वो कुछ ना कुछ अच्छा इनोवेशन के साथ जो है हमारी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जो है कर पाए. सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर ये टीयर 2 सिटीज और ये मतलब सिटीज को हम लोग अकॉर्डिंग टू द टीयर कैसे हम लोग जो है कहीं ना कहीं इसको सेग्रीगेट हम लोग कर सकते हैं, है ना. तो सबसे पहले तो क्या होता है ना, टीयर 1 सिटीज हमारी कौन सी होती है? ये अकॉर्डिंग टू दी बिजनेस और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अपन बोल सकते हैं, वैसे कि मैं बता रहा हूं. फिर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी होता है, जो मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है. तो मेजर हब फॉर दी ऐसी सिटीज जहाँ पे बहुत सारे जो बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, कल्चरल है, उनका मेजर हब कहीं ना कहीं आपका होता है. टीयर 2 सिटीज हमारी क्या होती है? ऐसी cities that are identified as a part of smart city mission. जो भी ऐसी सिटीज है उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि भैया इनको जो है स्मार्ट सिटी जो है हमें बनाना है कहीं ना कहीं. टीयर 3 सिटीज हमारी होती है पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हैव रिसेंटली बीइंग सिग्निफिकेंट इन द स्मॉलर सिटीज, राइट. एंड द टीयर 4 सिटीज हमारे पास होती हैं, ये ऐसी सिटीज होती हैं जो रूरल और हमारे जो रिमोट एरिया में कहीं ना कहीं लोकेटेड है, ठीक है, और टिपिकली कनेक्टेड विद द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया. तो ये लास्ट हमारा लेवल होता है ना, लेवल होता है. सही बात है. इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन में बात करूं तो टीयर 1 सिटीज हमारी कौन सी होती है? जिनकी पॉपुलेशन हमारी 1 लाख या उससे ज्यादा है सिटी की, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा हो जाता है. ये आपका 20 हमारा जो 2011 का जो सेंसस हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है, ठीक है. सही है. तो सर अगर मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूं, है ना, कोशिश करूं, तो ये जो स्टार्टअप इंडिया है इसमें थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं. आप अगर यहां पे जाएंगे ना गूगल पे, स्टार्टअप इंडिया यात्रा, सर गवर्नमेंट का है अगेन, ठीक है. तो जो है आपके अलग अलग सिटीज में जो है यहाँ पे शुरू हुआ है. कुछ भी आपको जानना है कि डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि सर फंडिंग का क्या सीन है, स्कीम्स एंड पॉलिसीज क्या है, मार्केट एक्सेस कैसे क्या रहेगा, ठीक है, रिसोर्सेज क्या है, और इसके बारे में अगर आप सभी को जानना है तो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल तानपुरा बॉय, एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल लेट यू नो, ठीक है, डोंट वरी. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने जो है एक ग्रुप बनाया है अपना मैनेजमेंट का, तो टेलीग्राम पे, अच्छा ये जो क्वेश्चंस है ना, टेलीग्राम पे भी आप शेयर कर सकते हो. जनरल डिस्कशन का हमारा ग्रुप है, मैं वहां पे भी समझा दूंगा, ठीक है. हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सर मैनेजमेंट मेंटर, ठीक है, मैनेजमेंट मेंटर हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप. तो वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए. जो भी मैनेजमेंट से इंपॉर्टेंट हमारी चीजें हैं, क्लासेस हैं, पीडीएफ्स हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, मटेरियल है, पूरा का पूरा आप सभी को वहां पे उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. सो डोंट बी वरी अबाउट दैट, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच इज/आर करेक्ट. दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? बताएंगे आंसर. बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा गाइस क्विकली हम लोग करते हैं चीजों को, सो दैट मैक्सिमम क्वेश्चन मिनिमम टाइम में हम लोग कर पाए. एंड गाइस सेशन को शेयर कर दो, उसमें जो है बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई टर्म है, इन्होंने दिया है क्या? एंड मशीन लर्निंग इज अ टीम कॉइंड बाय आर्थर सैमुअल इन 1959. बताएंगे सभी आंसर.
मैं एक काम करता हूँ, चार्ट में है ना लिख भी देता हूँ, लिंक मैं पेस्ट कर देता हूँ सो दैट आप सभी को मिल भी जाएगा वो, जब तक आप सभी इसका आंसर मुझे देंगे, ठीक है। चलिए बताइए सभी आंसर इसका क्या होने वाला है। बी, चलो बी यानी कि ओनली 2 ऐसा, और अगर मैं बोथ बोलूं तो मैं गलत होऊंगा क्या? सर बिल्कुल बोथ हमारे सही है कि जॉन मैककार्टी कॉइन द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 1956। ईयर थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान में आप सभी रखेंगे सर। 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को, वर्ड को जो है इन्होंने कॉइन किया, जॉन मैककार्थी ने इन 1956। और मशीन लर्निंग अ टर्म कॉइन्ड बाय द आर्टर सैमुअल इन 1959। ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से चीज है, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एफडीआई टू द होस्ट कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू द होस्ट कंट्री। जो भी होस्ट कंट्री होती है ना, और जो मेजबान देश के लिए एफडीआई की लागत यानी कि जो कॉस्ट है, उसमें से कौन सा हमारा करेक्ट है। 3 ऑप्शंस वी हैव, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अनहेल्दी कंपटीशन टू डोमेस्टिक प्लेयर्स और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज। बताएंगे सभी आंसर। मैनेजमेंट मेंटर, मैंने देखो लिंक भी दिया है, अच्छा मैनेजमेंट मेंटर है, और उसके आगे कैसे टीचर का जो है यहाँ पे साइन लगा हुआ है ऐसा। अभी 2-4 ही मेंबर होंगे, इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए डी आंसर बता रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल देखो, हम लोग एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करें, और जो भी होस्ट कंट्री होता है उसके लिए कॉस्ट कौन कौन सी होती है। सर कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही बात जो है आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बोल रखी है। अनहेल्दी कंपटीशन टू द डोमेस्टिक प्लेयर, बिल्कुल सही बात है। एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज, यानी कि सर ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर, कि ये सारी की सारी हमारी क्या होती है सर, जो भी मेजबान देश है यानी कि जो भी होस्ट कंट्री है, उनकी क्या कहीं ना कहीं सारी की सारी हमारी कॉस्ट होती है। आप सभी को जो है ध्यान में रखना है। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं कि सर और कौन कौन सा है, इसके अलावा और कौन कौन से हमारे कॉस्ट होती हैं जो भी आपकी होस्ट कंट्री होती है। कल्चर एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये हमने जान लिया। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन टू द डोमेस्टिक प्लेयर्स, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, है ना, चाहे आपका नेचुरल रिसोर्सेज है चाहे आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है, राइट। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड लेबर, फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ नाइक इन द वियतनाम, एप्पल इन चाइना, ये कुछ केसेस के हमारे एग्जाम्पल्स है जो आपके हुए थे। थ्रेट टू इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी एंड थ्रेट टू लोकल प्रोडक्ट्स, ये हमारे कुछ क्या होती हैं, दीज आर दी कॉस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री, ठीक है, ध्यान में रहेगा, है ना। जो समझाने की जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, डेफिनेटली जो है मैं खुद से आप सभी को बताऊंगा, पर जो चीजें हमें ध्यान में रखनी है कुछ फैक्चुअल बेस्ड है, वो आप सभी को बेटा ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी अच्छा है, इसमें कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन बच्चा आप सभी का बता रखा है कि अकॉर्डिंग टू द ISO 9001 द कॉजेज ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट शुड बी, आपके जो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट हैं वो क्या होने चाहिए सर, वो डिलीटेड होने चाहिए, एलिमिनेटेड, आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेटेड। चलिए बताइए आंसर। ठीक है, आई विल शेयर, जायराफ अड्डा एप्लीकेशन है ना, सॉरी जायराफ अड्डा हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है,
वहाँ पे शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास, सो यू मे कनेक्ट फ्रॉम देयर, राइट। अभी क्लास पे फोकस करते हैं। बताइए, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड डू लेट मी नो कि सर क्या आंसर होने वाला है। सभी को ट्राई करना है जो भी क्लास में अभी प्रेजेंट हैं, ठीक है। Hi Divya, nice to see you here. चलो, C is answer. All right. Sir, listen. सर ISO 9001 9001 की हम लोग बात कर रहे हैं। जो भी आपके नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट हैं, सर नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऐसे हमारे प्रोडक्ट जो अनआइडेंटिफाइड है या अनआइडेंटिफाइड है, जो भी उनको स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग जो हमें बनाना था वो नहीं बन पाए हैं। सो दीज आर नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट। तो उनको सर हम लोग क्या करेंगे सर, उनको हम लोग ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग नहीं बन पाए हैं उनको आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे एंड देन विल बी एलिमिनेटेड दैट, और उसको हम लोग क्या कर देंगे सर, उसको एलिमिनेट हम लोग कर देंगे। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज ISO 9001, व्हाट इज ISO 9001। तो क्या है, ग्लोबली हमारा स्टैंडर्ड है किसके लिए, फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट, फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट। और ये क्या हेल्प करता है, जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, जो भी आपका प्रोडक्ट है, कि इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द साइजेस एंड सेक्टर्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड डेमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू द क्वालिटी। कि भैया जो भी आपका कंपनी है या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कस्टमर को बोला है कि भैया हम लोग जो है आपको इस क्वालिटी का और इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है प्रोडक्ट आपको ऑफर कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर जो ISO है ना, एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि आपने जो मतलब आपकी कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है आपके प्रोडक्ट को लेके, सर वैसा जो है आपका होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है, राइट। इट इज रिक्वायरमेंट फॉर द डिफाइन हाउ टू एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट, मेंटेन एंड continuously improve the quality of management system, quality management system, right। अब सर क्या क्या बेनिफिट है इसमें, क्या क्या ISO 9001 में क्या क्या बेनिफिट होते हैं। कस्टमर कॉन्फिडेंस, अगर एक हमारे पास स्टैंडर्ड सेट है तो सर ऑफ कोर्स जो है कस्टमर कहीं ना कहीं जो है उसका ट्रस्ट जो है बिल्ड होगा, है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिकॉज वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, हम लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं। इफेक्टिव कंप्लेंट सॉल्यूशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और साथ में ऑनगोइंग ऑप्टिमाइजेशन। जो PDF है बच्चा पूरा का पूरा आप सभी को मिल जाएगा, है ना, JRF अड्डा एप्लीकेशन पे। तो जब डाउनलोड ये JRF अड्डा एप्लीकेशन, वहां पे जो फ्री क्लास है ना, फ्री क्लास का ऑप्शन आप सभी के पास आएगा, यू विल गेट फ्रॉम देयर PDF ऑफ टुडेज क्लास, राइट। चलो सर, नॉन कन्फर्मेंस क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया। इट इज अ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट दैट डज नॉट फुलफिल इट्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। कि सर एक ऐसा प्रोडक्ट मैंने बनाया और जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं, तो वो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ISO 9001 वी हैव हम लोग बोल सकते हैं एक प्रोविजन, हम लोग बोल सकते हैं कि सर उस प्रोडक्ट को हम नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट बोलेंगे और उनको पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट जो है हम लोग कहीं ना कहीं उसको कर देंगे। फाइन, समझ में आ गया? बताओ मुझे, ये पूरा प्रोसेस हमारा होता है, अभी इस पे जाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फटाफट से आंसर बताइए मुझे।
चलिए बताइए सभी आंसर क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू यू। हाई ब्लॉकबस्टर ट्रेनिंग। सर द फंडामेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। The fundamental factors which affect the quality of product and services are denoted by। सर फंडामेंटल फैक्टर्स जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करते हैं, क्वालिटी और सर्विस को अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं सर? वो होते हैं हमारे पास 9M। क्या होते हैं, कौन से होते हैं सर? वो हमारे पास होते हैं 9M, 9 Qs नहीं होते सर, 9M हमारे पास होते हैं। तो 9M हमारे पास कौन कौन से हैं? वी हैव मैन पावर, वी हैव मनी, मटेरियल, मैनेजमेंट, मिनट्स, मेजरमेंट, मेथड, मशीन्स एंड मदर नेचर। तो हम इन चारों M के बारे में बच्चा हम लोग बात कर लेते हैं। यानी कि फर्स्ट M वी हैव मैन पावर। भैया आप कोई भी काम कर रहे हो और काम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं सर ह्यूमन रिसोर्सेज की तो रिक्वायरमेंट है ही, तो यानी कि यू नीड मैन पावर टू डिलीवर द वर्क, राइट। देन वी हैव मनी, हमें बजट भी तो चाहिए होगा। हम लोग बिल्कुल हमारा जो है बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, बिजनेस हम लोग ओपन करना चाह रहे हैं और मार्केट में हम लोग आ गए हैं, तो उसके लिए वी नीड बजट। विदाउट बजट, विदाउट फंड, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल टू अस टू रन दी बिजनेस, राइट। मटेरियल सर हमें चाहिए, चाहे आपका सॉफ्टवेयर है, चाहे इसके अलावा कोई भी आपका रॉ मटेरियल है। ऑल्सो दैट यू नीड मैनेजमेंट सर, बिल्कुल आपको जरूरी है कि हमने समझा है और वी आर स्टडिंग दैट मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट के बिना तो सर कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, पॉलिसीज आप लोग जो है प्रॉपर वे में नहीं बना पाएंगे, बहुत सारे जो है हर्डल्स कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेंगे। तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आफ्टर दैट मिनट्स इन द सेंस कि सर द टाइम फ्रेम नीडेड टू डिलीवर द वर्क, कि जो भी आपको टास्क करना है, वट एवर टास्क यू हैव असाइंड फॉर दैट, कितना जो है टाइम ड्यूरेशन, कितना जो है आप सभी को लगने वाला है टू दी डिलीवर फॉर दी वर्क। एंड दी मेजरमेंट, द कंसिस्टेंस ऑफ KPI। अब जो भी आपने काम किया है ना, उसमें आप कौन सी मैट्रिक्स लगा के सर उसको मेजर करोगे, है ना। KPI और कोई और दूसरी आप कोई मैट्रिक्स लगा के उसको मेजर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मेथड, जो भी वर्क आप लोग कर रहे हो, जो भी टास्क आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, किस मेथड से, कि आपकी उस काम को करने के लिए अप्रोच जो है कहीं ना कहीं आपकी क्या है, दैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। देन आफ्टर सर मशीन, कि सर टास्क हम लोग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हमें मशीन चाहिए या हमें कोई और दूसरे जो है इक्विपमेंट्स या टूल्स जो है कहीं ना कहीं हमें चाहिए होंगे, तो वो भी जो है हमें कहीं ना कहीं देखना है। एंड द लास्ट वी हैव मदर नेचर, कि सर हम लोग जो है कंटिन्यूअसली वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दी सरप्लस और प्रॉफिट, पर हम लोग हमारी जो मदर नेचर है सर उसको हम लोग हार्म कर रहे हैं। तो भैया ऐसे कैसे चलेगा, ये तो गलत बात है। तो जो हमारा एनवायरमेंट है उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें जो है चीजें यहाँ पे करनी चाहिए, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको भी जो है हमें ध्यान में रखना है। तो सर ये हमारे 9M होते हैं जो आप सभी को ध्यान में रखते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी सर्विसेज को कहीं ना कहीं क्या करते हैं सर, अफेक्ट करते ही करते हैं। तो 9M को हम लोग वापस से रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्या है सर? फर्स्ट M हमारा होता है कौन सा सर? मैन पावर, मनी, मटेरियल, मैनेजमेंट, मिनट्स, मेजरमेंट, मेथड, मशीन एंड दी मदर नेचर। ठीक है, सही है। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो मैं मेरी फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, बस शेयर सेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, which one of the following is or are not considered as the problem of service marketing? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बताइए आंसर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल पे। एंड क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी रही क्लास। एंड यस, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अगेन माय पेड कोर्स फ्रॉम दिस 5th of September, राइट। सो पूरा बीच में थोड़ा सा हो गया बिकॉज अभी जो हमारे
YIT के जो स्टूडेंट्स हैं बस उनको थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश है कि कैसे ना कैसे हो जाए। बाकी 5th से हमारा वापस से क्लासेस जो है शुरू हो रही हैं, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं कोर्सेज से मैनेजमेंट के, यू में ज्वाइन, राइट। चलो, तो सर कौन सा हमारा जो है नॉट कंसिडर एज अ प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम हमारा सर्विस मार्केटिंग का नहीं है। अ सर्विस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, सर्विस कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू द पेटेंट्स, service cannot be separated from the service provider, and the last we have services are standardized and are inconsistent. डी आंसर बता रहे हैं दिव्या, none of the above। चलिए सर, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। बी कैसे सर? कि हम लोग सर्विस मार्केटिंग की बात करें और सर्विस मार्केटिंग में कौन सी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें कौन सी बतानी, कौन सी नहीं है कि सर्विस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड। सही बात है कि सर्विस जो है सर एक से दूसरे में हम लोग उसको ट्रांसफर यानी कि नहीं हम लोग कर सकते, उसको प्रदर्शन जो है नहीं हम लोग कर सकते। मैं दिखा रहा हूं भैया, सर्विस तो आप फील करोगे ना, आप उसको कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन आप करोगे कहीं ना कहीं, तो वो हमारा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो यानी कि सही बात आपकी बोल रखी है, कौन सी नहीं है वो बतानी है हमें जो है बतानी है। सर्विस कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू द पेटेंट्स, सर्विस को बेटा आप जो है कहीं ना कहीं पेटेंट्स के थ्रू प्रोटेक्ट करके रख सकते हो क्या? जी नहीं सर। सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे आप सर्विस को सेपरेट नहीं कर सकते सर, ये तो है ही। एंड सर्विसेज आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड इनकंसिस्टेंट, सर बिल्कुल सही बात बोल रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। बी होगा, बी, एवरीवन बी, 1 2 एंड 3 नहीं, ओनली 2 एंड 4। सुन लो, समझ लो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं, पूरा का पूरा बताया गया है, बता देता हूं आप सभी को। सर बाकी की तो 3 तो हमने कर ही ली है अच्छे से, है ना, बाकी की 3 तो हमने कर ही ली है। क्या है? सर्विस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, बिल्कुल सही बात है, ये कौन सी नहीं है वो बताना था आपको। सेल्स, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्विसेज टेक्स प्लेस टुगेदर, जो भी आपका सेल है, जो भी प्रोडक्शन है, जो भी कंजम्पशन है, कहीं ना कहीं हमारा जो है इट इज नॉट लाइक दैट ना कि आप उसी जगह प्रोडक्शन कर रहे हो, उसी जगह जो है आप सेल कर रहे हो, उसी जगह कंजम्पशन जो है आप सभी कर रहे हो, तो ये हमारी कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम हमारी हो सकती है सर्विस में, राइट। अ सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड, जो भी सर्विस है बेटा आप उसको स्टोर करके कैसे रख सकते हो, है ना। और इट कांट बी प्रोड्यूस, और सर इसको आप प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हो, है ना, इन दी एंटिसिपेशन ऑफ द डिमांड। भैया डॉक्टर के पास हम लोग जा रहे हैं तो जब जरूरत पड़ेगी तभी तो जाएंगे, जब हम बीमार होंगे तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे कैसे भैया बिना बात के हम लोग डॉक्टर से सर्विस ले लेंगे, क्या फालतू में इंजेक्शन लगवाना है, तो इसको स्टोर तो हम लोग सर नहीं कर सकते हैं, है ना। ये हमारी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है सर्विस मार्केटिंग में। सर्विस कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड थ्रू द पेटेंट्स, बिल्कुल सही बात है। सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, भाई मैं जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं तो मैं जो आप सभी को पढ़ा रहा हूं उसको आप सेपरेट कर सकते हो क्या? सर नहीं कर सकते हो। सर्विस आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड एंड आर इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। एंड सर्विस प्रोवाइडर्स अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजीज में फेस प्रॉब्लम द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। भैया अब मान लो ऐसा हो गया, जारफ अड्डा है, जारफ अड्डा जैसा पढ़ा रहा है और जारफ अड्डा ने मान लो किसी को अपनी फ्रेंचाइज दे दी, वहां पे हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, वहां पे कोई और पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि सर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ऐसे ही बहुत सारे हमारे होते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे स्टोर होते हैं, हर जगह आप देखोगे कि साहू गजक वाला आप सभी को दिख जाएगा, तो हर कोई थोड़ी साहू गजक बेच रहा है, नहीं। पंडित पाव भाजी, हर कोई थोड़ी पंडित पाव भाजी बेच रहा है, बहुत जगह आप सभी ने सुना होगा कोटा कचौरी, नहीं। तो भैया फ्रेंचाइजी कहीं ना कहीं आप सभी ने दे दी है। अब इट मे बी पॉसिबल कि जो मैं प्रोडक्ट आप सभी को ऑफर कर रहा हूं वो मेरा फ्रेंचाइजी जिसने ली है वो भी करे, तो क्वालिटी से सर कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्रोमाइज वहां पे सर्विस में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये हमारे कुछ सर्विस मार्केटिंग में क्या होती है बच्चा, प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए। एग्जैक्टली सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, वी कैन नॉट सी द सर्विस, वी कैन फील इट ओनली। ऑल्दो मुझे आप देख सकते हो, पर जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं, जो नॉलेज आपको दे रहा हूं, वो अपन केवल ले सकते हैं कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, सर्विकल डेवलपर्स की हम लोग बात कर रहे हैं।
Which one of the following is not the theme that were identified by the cervical developers? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. बताएंगे सभी आंसर. ब्लॉकबस्टर ट्रेनिंग इज सेइंग सी, यानी कि 1 and 3. चलो देखो, सुनो मेरी बात. सर सर्विकल यानी कि क्या है हमारा? सर्विस क्वालिटी मेजरमेंट. ठीक है, क्या है कि सर एक तो होती है ना, एक तो होती है सर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस. आपके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, हम सर्विस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग. ठीक है. दूसरा एक चीज होती है कि व्हाट सर्विस यू हैव प्रोवाइड, है ना, प्रोवाइडेड सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडेड बोल सकते हैं इसको, सर्विस प्रोवाइडेड, राइट. अब भैया हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, है ना, एंड एक पर्टिकुलर कोई भी सर्विस हमने ली, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कोई रेस्टोरेंट में आप गए और रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो बैठ के, आप मतलब रेस्टोरेंट में जाने से पहले आपकी एक्सपेक्टेशन थी यार बहुत अच्छा स्वागत हमारा होगा, खाना इसका बहुत अच्छा डिलीशियस होगा, बहुत टेस्टी होगा, है ना, और इसके अलावा मान लो कॉम्प्लीमेंट्री या आपको जो है डेजर्ट में आइसक्रीम फ्री में कहीं ना कहीं जो है हमें प्रोवाइड कराई जाएगी. तो दैट वाज योर एक्सपेक्टेशंस. बट रेस्टोरेंट में जाके हमें क्या पता लगा कि खाना सर जो है फूड इज नॉट यू नो एज अप्रोप्रिएट की जो हमने सोचा था. डेजर्ट के नाम पे सर हमें ना सौंफ और चीनी जो है खिला दी गई लास्ट में. तो एक्चुअल कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है और आप सर्विस क्या प्रोवाइड करवा रहे हो, है ना, आप सर्विस क्या प्रोवाइड करवा रहे हो, इनके दोनों के बीच में सर जो भी हमारा गैप होता है उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सर्विकल ये जो हमारा मेजरमेंट है वो हम लोग करते हैं. सही बात है, यस और नो. तो आप देखेंगे कि कौन सा नहीं है कि सर कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन गैप, बिल्कुल सर ये हमारा है. सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन गैप बिल्कुल सर है. सर्विस डिलीवरी गैप बिल्कुल है. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल सर हमारा है. यानी कि कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. इनमें से सारे के सारे हैं, है ना भैया. हमने जो है कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवा दी, ठीक है सर. उसके बाद हम लोग फीडबैक लेते हैं क्वेश्चनरी के थ्रू, या हमने कॉल करके पूछा कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी क्या उसके अकॉर्डिंग जो है आपने सर्विस प्रोवाइड करवाई है? नहीं सर, है ना. तो उसका जो गैप हमारा है, जो एक्सपेक्टेशन और आपका जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइड कराई है उनके बीच का जो गैप है वो मेजर करने के लिए हम लोग स्क्विल सर्विकल मॉडल का जो है यूज कहीं ना कहीं हम करते हैं. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. बताओ मुझे यस और नो. इफ यस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड सेशन को लाइक और शेयर कर दो एज मच एज यू कैन. ठीक है. Which of the following is not an advantage of strategic management? Strategic management का कौन सा एडवांटेज आपका नहीं है? That you have to find out. बताओ. We have 4 options. Exactly, Divya.
Alright. Banarasi is saying, see, it needs little planning time to, चलो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा एडवांटेज नहीं है. इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर क्लैरिफाइंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज. इट नीड्स लिटिल प्लानिंग टाइम टू बी डिवोटेड बाय द मैनेजर्स ड्यू टू रेडिली अवेलेबल पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा. नॉट बताना है, ठीक है. इट क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन अमंग पर्सनल. चलिए, सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू. बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. कि सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है, कौन सा एडवांटेज नहीं है, कौन सा नहीं है. ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी. अब कौन से हैं एक बार हम वापस से डिटेल में इसके जान लेते हैं. कुछ 14-15 हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक बार क्विकली रिवाइज हम लोग गाइस कर लेते हैं. तैयार हैं क्या आप सभी करने के लिए? एक रिवीजन फटाफट से सुनना और समझना. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में जानते ही होंगे, है ना, बहुत बेसिक है, रिवीजन क्लासेस हैं. फिर बाद में हम लोग इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे. क्या क्या इसके एडवांटेज हमारे हैं. इट अलाउज द आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटाइजेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज. इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. जो भी आपके मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव व्यू जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड हमें करवाता है. और क्या प्रोवाइड कराता है, जो भी कोऑर्डिनेशन है ना, मतलब एक फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेशन के लिए प्रोवाइड कराता है, जो भी हमारी अनयूजफुल हमारी एक्टिविटीज़ हैं, सो दैट उन पे हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर सकें, कंट्रोल जो है उन पे कर सकें. जो भी हमारे इट मिनिमाइज द इफेक्ट्स टू एडवर्स कंडीशन एंड द चेंजेस. जो भी हमारे चेंजेस हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या करता है, इसका मिनिमाइज जो है करने का काम करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट. इट अलाउ डिसीजन मेकिंग टू सपोर्ट दिस एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स. भैया जो भी हमने जो है प्लानिंग में जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनको एक्स्टैब्लिश करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं कि हाउ वी हैव टू अचीव आवर गोल. और जब प्रॉपर प्लानिंग भैया हमने करी होती है तो कहीं ना कहीं विल बी एबल टू टेक द डिसीजन प्रॉपरली एंड वेरी वाइजली, और अच्छा खासा जो है हम लोग डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले पाते हैं. इट अलाउ मोर इफेक्टिव अलोकेशन ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी. इट अलाउ फ्यूअर रिसोर्सेज. तो ये पूरा का पूरा गाइस पीडीएफ जो है मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा, तो इजीली जो है आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, कर लोगे तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, सही है. तो एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा. पीडीएफ कहां से मिलेगा, बार बार बोल रहा हूं, जारफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पे आज का आपको फ्री क्लास दिखेगा, तो सुबह तक जो है पीडीएफ यू विल गेट. इसके अलावा मेरा जो चैनल है मैनेजमेंट मेंटर, वहां पे जो है आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी जो है आप सभी को मिल जाएगा. चलिए नेक्स्ट हम लोग बच्चा बात कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एंसॉफ मैट्रिक्स इज आर करेक्ट. बताएं 3 स्टेटमेंट्स बेटा वी हैव. मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. बहुत ही अच्छा. मैं आपको हिंट दे सकता हूं, रीड क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, ठीक है. बताइए सभी आंसर. Good evening, Aradhana. How are you? You are too late in the class today. बताइए एवरीवन आंसर क्या होने वाला है. बी
चलो बहुत बढ़िया। चलो 10th इज डी। ऑल राइट, सर एनसॉफ मैट्रिक्स है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा हमारा करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 इज गिवन प्रोडक्ट डेवलपमेंट फोकस ऑन द इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू एन एग्जिस्टिंग मार्केट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि सर जो भी आप क्या है अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप लोग उसकी क्वालिटी को कैसे भी आप उसको इंप्रूव कर रहे हो और उसकी सेल्स को आप बढ़ा रहे हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बढ़ा रहे हैं क्या? ठीक है सर। स्टेटमेंट 2 क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? दैट फोकस ऑन द इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट टू एन एग्जिस्टिंग मार्केट। सर ये क्या सही बात है क्या? नहीं सर, ये आपकी सही बात नहीं है। आप एग्जिस्टिंग मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। न्यू प्रोडक्ट यू विल इंट्रोड्यूस इन द न्यू मार्केट। फाइन सर। स्टेटमेंट 3 है मार्केट डेवलपमेंट फोकस ऑन दी एंटरिंग न्यू मार्केट विद दी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। सर सही बात है क्या बच्चा? मेरे को तो लग रहा है कि तीनों जो है उलट पुलट कहीं ना कहीं हमारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई सा भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, नन इज करेक्ट। समझ लो, देख लो सर, 4 हमारे पास चीजें हैं। मार्केट पेनिट्रेशन यानी कि मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? इट फोकस ऑन द इंक्रीजिंग सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग मार्केट। यानी कि जो आपका स्टेटमेंट 1 था दैट वाज नॉट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट वाज मार्केट पेनिट्रेशन। सही बात है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? आप अपने नए प्रोडक्ट को अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में ही क्या कर रहे हो सर? अपने नए प्रोडक्ट को अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में ही कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो सर? क्या कर रहे हो? इंट्रोड्यूस आप लोग कर रहे हो। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मैंने आप सभी को बता ही दिया था, स्ट्रैटेजी फोकस एंटरिंग न्यू मार्केट यूजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। और डाइवर्सिफिकेशन अभी मैंने आप सभी को बताया, न्यू मार्केट विद दी न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे 4 हमारे पास होते हैं एनसॉफ मैट्रिक्स, जो हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का टूल है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए सर। मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ध्यान में रहेगा। बताओ मुझे, जैसे मार्केट पेनिट्रेशन की बात मैं आप सभी को बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है नहीं है। क्या होता है सर? एग्जिस्टिंग मार्केट में आप क्या है अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही क्या कर रहे हो? इंट्रोड्यूस कर रहे हो। सर मार्केट डेवलपमेंट का क्या है? सर आप जो है अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वही आप लोग यूज कर रहे हैं किस कौन से मार्केट में? न्यू मार्केट में। इन विच मार्केट? इन दी न्यू मार्केट। राइट सर। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि सर आप है ना न्यू प्रोडक्ट जो है, न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हो आपके एग्जिस्टिंग मार्केट में। ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि सर आप न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हो अपने न्यू मार्केट में। ये चारों चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। यस और नो समझ में आ गया? ध्यान में रहेगा एवरीवन। लाइक जरूर कर देना सेशन को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड शेयर द सेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सही बताएंगे मुझे जल्दी से। टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, बहुत ही बढ़िया।
चलो बताएंगे सभी एवरीवन। चलो 11th इज डी। ऑलराइट ऑलराइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, है ना, सभी को पता होगा। Which of the following are the types of capital budgeting decision? Replacement of fixed asset, contingent decision, expansion decision, accept reject decision और mutually exclusive decision। डी बता रहे हैं सभी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल चारों के चारों पांचों एक्चुअली हमारे जो है कहीं ना कहीं क्या होते हैं सर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के कहीं ना कहीं हमारे टाइप होते हैं। तो पहला हमारा होता है रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजन, एक्सपेंशन डिसीजन, डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सेप्ट रिजेक्ट और कंटीजेंट डिसीजन। ठीक है सर, जो रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइज डिसीजन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को तो सर हम इसमें इंप्रूव करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं क्या करने की सर, कॉस्ट को रिड्यूस करने की। एक्सपेंशन डिसीजन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, सो दैट देखो डिमांड अगर आपकी बढ़ रही है तो आपको अपने प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी आपको इंक्रीज करना ही करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन आपके डिसीजन कौन से होते हैं, अभी डाइवर्सिफिकेशन में पढ़ा था कि सर न्यू प्रोडक्ट आपका न्यू मार्केट में आ रहा है तो एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स in line to existing ones, both expansion and diversification decisions are called the revenue expansion decision। तो ये छोटी चीज है, आप सभी को समझनी है। ऑल बिल्कुल बिल्कुल, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के हमारे टाइप्स हैं पांचों के पांचों, ध्यान में आप सभी रखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्विकली करते हैं सो दैट बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो भी हम लोग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस एक बार आंखों के सामने से गो थ्रू हम लोग कर लें। थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बताएंगे मुझे थोड़ा सा क्या सर, पूरा ही न्यूमेरिकल है, बता दो आंसर क्या होने वाला है। डी यानी कि नन। अच्छा बताओ, देखिए आंसर क्या है। वी हैव 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स ए बी सी। इनमें क्या है, डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो वी हैव फॉर प्रोजेक्ट ए 5,50,000, फॉर बी 75,000 एंड फॉर सी 1,20,000। 1 करोड़ बिल्कुल। रिस्पेक्टिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज बच्चा हमारे पास है, फॉर प्रोजेक्ट ए 6,50,000, 95,000 एंड फॉर प्रोजेक्ट सी 1,30,000। विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं। आराधना ए, वाई ए यू आर सेइंग, क्यों ए आप बोल रहे हो। देखो I'm just giving you 10 seconds more। सर जब भी हमारे पास क्वेश्चन है कि विच प्रोजेक्ट वी हैव टू एक्सेप्ट, कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी, भैया जिस प्रोजेक्ट से मुझे प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट ओनली, मैं वही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने वाला हूँ। सही बात है ना। तो इसके लिए सर हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं सर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। हाँ है ना, सही है। तो सर इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है सर, आपका
नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट और वी कैन से बच्चा कैश आउटफ्लो। ठीक है, नहीं, यू डोंट नीड टू टेक द डिफरेंस, सुनना और समझना। अब देखना, प्रोजेक्ट ए के बारे में बात करते हैं, इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं प्रोजेक्ट ए का। तो सर फ्यूचर कैश इनफ्लो इनका कितना है? दैट इज इनफ्लोज हमारे पास है 6,50,000 और सर कैश आउटफ्लो हमारे पास कितना है इसका? 5,50,000। ठीक है, तो सर वो काटा है ना, तो 55 और 65 यानी कि 1 तो टाइम मेरा आएगा ही, 10 मेरा बचा 0, 55 1 जा 55 मेरा यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम, 1 टाइम ही करूंगा, फिर मेरे पास सर 45 आएगा 0 यानी कि 55 10 550 यानी कि 1.18 समथिंग मेरा आएगा। अप्रोक्स वैल्यू निकाल रहा हूँ, बी अगर आप देखेंगे सर वापस से अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे मेरा इनफ्लो कितना है सर? 95,000 डिवाइडेड बाय 75,000। ठीक है, वो काटा 30 30 75 बन जा 75, 20 मेरा यहाँ पे बचता है, तो 75 2 जा मेरे पास 150 आता है तो 1.2 समथिंग मेरा यहाँ पे हो जाएगा। और ऐसे सी का अगर मैं निकालता हूँ तो यानी कि मेरे पास ऊपर निकाल देता हूँ, इनफ्लो मेरे पास कितना है? 1,003,0,000 डिवाइडेड बाय 1,20,00,000 है ना, ये करूंगा तो यानी कि लगभग 1 पॉइंट समथिंग मेरा आएगा। तो सर 1.2 मेरा यहाँ पे जा रहा है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है मेरे पास प्रोजेक्ट बी में ज्यादा है ना, प्रोजेक्ट बी में जो है ना कहीं मेरे पास यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट प्रोजेक्ट बी। हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट जो है चूज करने वाले हैं, या हमें वी शुड एक्सेप्ट प्रोजेक्ट बी ओनली बिकॉज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द हाईएस्ट इन प्रोजेक्ट बी। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें जो भी हम रैंकिंग दे रहे हैं फॉर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स फॉर द डिफरेंट साइजेस, क्योंकि सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है हमारे पास और अलग अलग साइज के हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, तो इन्हें में इनके कौन सा हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें, तो सर इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम लोग निकालेंगे। तो ये चीज बच्चा आप सभी को ध्यान में रखना है, डिफरेंस नहीं निकालना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का बाद बताओगे मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल? इनमें से कौन सा नहीं है बजटरी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव, कौन सा नहीं है, ये आप सभी को बताना है। All right, both of you. B, नॉट एन ऑब्जेक्टिव बजटरी कंट्रोल। सर बजटरी बहुत सर देखते ही आंसर आ जाएगा। इट इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेलीगेशन द अथॉरिटी, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द इवैल्यूएटिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस, हेल्प्स इन ब्रेक इवन एनालिसिस। फॉर श्योर। चलो चलो बहुत बढ़िया, सिंपल सा है ना, सिंपल सा है सर आंसर। व्हाट इज दिस? वाई डी? नहीं, आंसर वुड बी बी, है ना, आंसर बी होगा, इसके डी नहीं होगा। ठीक है, चलो। सो आई डोंट थिंक सर इसमें कुछ डिस्कशन करने की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, है ना, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन कैश बजट? ये हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कि इनमें से कौन सा जो है कैश बजट में आपका इंक्लूड होता है। पेटेंट अमोर्टाइजेशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिविडेंड्स या फिर डेप्रिसिएशन चार्जेस? बताइए आंसर।
बताइए। जो भी मेरे मैनेजमेंट के एस्पिरेंट्स हैं, जस्ट डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल मैनेजमेंट मेंटर, ठीक है, जिसपे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन है अबाउट द कंसेप्ट, अबाउट द मटेरियल, रिसोर्सेज, पूरा का पूरा मैनेजमेंट मेंटर आप सभी को देने वाला है ना। तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ऑल्दो बीच में से आया है कि सर टेलीग्राम हमारा बंद हो जाएगा, पर गूगल प्ले स्टोर मतलब इंडिया में बैन हो जाएगा, ऐसा भैया उसकी गिरफ्तारी हुई है अभी। गिरफ्तारी होने से बहुत कुछ नहीं होता है, ठीक है। एप्लीकेशन तो शायद चलता रहेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो वो टेलीग्राम चैनल है, अगर हो गया तो सर व्हाट्सएप चैनल हम लोग बना लेंगे, पर यस कनेक्टेड रहो साथ में, ठीक है। 14 का सी बता दो डिविडेंड, बहुत बढ़िया। कि सर कौन सा कैश बजट में इंक्लूड होता है? सर ये तो सर पेटेंट, गुडविल, सर हमारे तो कहीं ना कहीं इंटेंजिबल असेट, पहली बात तो हमारी इंटेंजिबल असेट है, और पेटेंट अमोर्टाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं, कैश बजट में इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्जेस सर कैश बजट में हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या करने वाले हैं सर हम लोग इंक्लूड, क्या करने वाले हैं, जो भी डिविडेंड्स हैं आपके, वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन दी कैश बजट। हम लोग कैश बजट में डिविडेंड्स जो है क्या करने वाले हैं सर, इंक्लूड करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे। वी विल नॉट बी इंक्लूड कैश डेप्रिसिएशन चार्जेस इन दी कैश बजट, ये ध्यान में आप सभी को रखना है। तो कैश बजट है क्या सर, जो भी आपके रिसीट है, जो भी आपके पेमेंट्स हैं, है ना, फॉर अ डेफिनेट पीरियड। जैसे हमारी कैश हो गया, कैश सेल हो गया, हमारा डेटर से जो है हमें कलेक्शन हुआ है, या हमने जो हमारे क्रेडिटर्स को जो है पे किया है, या हमने हमारे सप्लायर्स को जो है पे किया है, हमने हमारे वेजेस पे किए हैं, और भी जो एक्सपेंसेस है वो हमने पे किया है, वो आपके कैश बजट में आएगा। डेप्रिसिएशन भी तो सर हमारा हम पे, बेटा डेप्रिसिएशन पे थोड़ी कर रहे हो, डेप्रिसिएशन तो आपका लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी असेट की वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी कैश बजट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैश बुक बनाते थे ना भैया 11th क्लास में, कैश बुक बनाई थी क्या? कैश बुक में आपने डेप्रिसिएशन लिखा था क्या? मुझे बता दो। तो फिर यहां पे हम कैश बजट में क्यों लिखेंगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि द इशू डिस्कस्ड इन द कलेक्टिव बार्गेनिंग इन्वॉल्व, द इश्यूज डिस्कस्ड इन अ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन्वॉल्व। थे वेज। सर एक्चुअली जो भी आपकी कलेक्टिंग बार्गेनिंग, जो सामूहिक सौदेबाजी है भैया, उसमें हम लोग जो है केवल वेजेस की बात करते हैं क्या? सर आपके पूरे के पूरे जो भी एम्प्लॉयमेंट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सारी चर्चा होती है उसमें। आपका वेजेस, आपके वर्किंग आवर्स, वर्क एनवायरमेंट, अदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सारे के सारे आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें जो भी वर्कर्स हैं और वो भी जो भी उनके एम्प्लॉयर्स हैं, है ना, जो भी उनके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स होता है, जो भी कंडीशन होते हैं और उनके रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसको नेगोशिएट करते हैं। उसमें केवल वेजेस के बारे में बात नहीं होती भैया। आप तो अपने ऊपर रख के देखो कि जब आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, केवल सैलरी से मतलब है क्या? सर सैलरी के अलावा भी मेरा जॉब रोल क्या होगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, मेरा एनवायरनमेंट क्या होगा, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या होगा, किस तरीके का मुझे काम करना है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तो वो नेगोशिएट हम लोग कर रहे हैं। सो दिस गोल्स टू रीच द कलेक्टिव एग्रीमेंट दैट रेगुलेट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट हमारा हो रहा है उसका कहीं ना कहीं एक प्रॉपर वे में हमारा हो, सो दैट पहले ही जो है रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग यहाँ पे नेगोशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए वुड बी द आंसर, यानी कि ए बी सी डी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, ट्रेड यूनियंस के हमारे जो है फ्रेटर्नल्स फंक्शंस कौन से होते हैं, है ना। थोड़ा सा क्विकली करेंगे गाइस।
achieve higher wages and better working conditions, to raise the status of workers as part of the industry, to protect labor against victimization of the injustice, to protect women workers against the discrimination. सर ट्रेड यूनियन का फ्रेटर्नल फंक्शन कौन सा है? सर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, जो भी आपके विमेन वर्कर्स हैं, है ना, उनके साथ अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है तो उस चीज को प्रोटेक्ट करना आपके ट्रेड यूनियन के फ्रेटर्नल फंक्शंस का पार्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। तो सर 4 टाइप के एक्चुअली हमारे पास ट्रेड यूनियंस के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। एक बार क्विकली हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सर फर्स्ट है मिलिटेंट फंक्शंस, जिसमें क्या होता है, जो भी आपके क्या है, टू अचीव हायर वेज एंड बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाना, to raise the status of the worker as a part of the industry, to protect laborers against victimization and injustice। सर ऑप्शन में तो था पर ये हमारा मिलिटेंट फंक्शन में आता है, राइट। सर फ्रेटर्नल फंक्शन हमारे कौन से होते हैं, जो भी आपके वर्कर्स हैं उनका मोराले जो है कहीं ना कहीं इंप्रूव हो, हम लोग ऐसा काम करें, है ना, जनरेट द सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द वर्कर्स, जो भी वर्कर्स हैं उनके अंदर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है जनरेट करने का काम कर रहे हैं। सिंसियरिटी और डिसिप्लिन जो है वर्कर्स के अंदर हम लोग एनकरेज कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोशन एंड ग्रोथ जो है हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो भी आपके विमेन वर्कर्स हैं उनको साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं रोकने का जो है आपका यहाँ पे काम होता है। ऐसे 2 टाइप के हमारे पास और फंक्शंस होते हैं सर, सोशल फंक्शंस एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। ये जो है आप लोग एक बार देखेंगे अब, ठीक है। पीडीएफ मैंने बता दिया है कहां मिलेगा, रीड जरूर करना क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है आप सभी के लिए इसमें छुपा हुआ है, ठीक है, सही बात है। बिफोर यू आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, ऑलराइट सर, हम लोग बात कर रहे हैं डैश इंडक्शन इज अ प्लान्ड प्रोग्राम कैरीड आउट टू इंटीग्रेट द न्यू एंट्रेंट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा इंडक्शन है ये? एक प्लान प्रोग्राम का, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सिस्टमैटिक, प्री प्लान। शेयर जरूर करना सेशन को, लाइक कर दो, इंपॉर्टेंट है। एंड कल भी सेम टाइम पे 8 बजे हमारा सेशन होगा, है ना, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए बताइए सभी। आराधना, मैनेजमेंट मेंटर, टेलीग्राम नेम इज मैनेजमेंट मेंटर, ठीक है। आई डू वन थिंग, जो अपना जारेफ अड्डा का जो चैनल है ना, जारेफ अड्डा का जो चैनल है उस पर अभी मैं आफ्टर द क्लास जो है आई विल बी शेयरिंग द लिंक, तो वहां पे जो है आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्या है सर, आंसर वुड बी इंडक्शन इज अ प्लान्ड प्रोग्राम है और प्लान्ड है एंड दिस इज कैरीड टू इंटीग्रेट द न्यू एंट्रेंट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट वुड बी फॉर्मल। सर वो हमारा कौन सा होता है, कौन सा इंडक्शन हमारा होगा, दैट वुड बी फॉर्मल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड ये तो कर ही लेंगे आप लोग। चलिए सर, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। इसका जो आंसर है आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपने होमवर्क में, है ना। कमेंट में जो है आंसर इसको जरूर बताइएगा, कमेंट में जो है जरूर से बताइएगा आंसर क्या होने वाला है। और साथ में कमेंट में ये भी बताइएगा कि सर आज का सेशन कितना फ्रूटफुल जो है आप सभी के लिए रहा है, कितना हेल्पफुल जो है आप सभी के लिए रहा है। आई होप, आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लैरिटी जो है आप सभी को मिल गई होंगी। कुछ भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हैं आफ्टर द क्लास। बिल्कुल मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेरी को सॉल्व करने का ट्राई ज़रूर करूँगा।